ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आपका मेरे इस चैनल आचार्य निखिल दत्याल पर पुनः स्वागत करता हूँ। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा एक डिले हो गया कुछ वीडियोस डालने में, कुछ अपने ही कार्य में व्यस्त हो गया था मैं, इसके कारण वीडियोस नहीं आ पाई। लेकिन अब आने वाले कुछ हफ्तों में रेगुलर वीडियोस दोबारा आएंगे। मैदिनी ज्योतिष पर मेरा बार बार प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर वीडियोस डालूं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों का जो प्रभाव है वो देश दुनिया पर क्या क्या रह सकता है, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करता हूं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई, और इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि 21 जुलाई से 30 अगस्त 2025 इस कालखंड में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। पहले देश के स्तर पर बात करेंगे, फिर दुनिया के स्तर पर भी बात करेंगे। इस कालखंड में देखें तो बहुत कुछ हो रहा है। बुध वक्री हो चुके हैं, शनि वक्री हो चुके हैं, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें से एक वक्री ग्रह तो भारत के लग्न को ही देख रहा है, यानी कि वृषभ। मंगल का गोचर होगा 28 जुलाई को, और वो शनि से समसप्तक आ जाएंगे, यानी कि शनि और मंगल एक दूसरे को देखेंगे, और मंगल राहु से षडाष्टक योग बनाएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति और शुक्र का गोचर भी होगा, बल्कि शुक्र का गोचर होगा और बृहस्पति और शुक्र की युति होगी, उसका भी बहुत प्रभाव दिखेगा। और अगस्त के महीने में सूर्य का जो गोचर होगा और वो केतु के साथ आके बैठ जाएंगे, ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे, राहु केतु के एक्सेस में फंस जाएंगे, उसका भी बहुत प्रभाव होगा। तो इन सभी चीज़ों पर आधारित आने वाले कुछ कालखंड का ये वीडियो है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि देश के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। मैदिनी ज्योतिष एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वीडियो अवश्य काफ़ी कारगर रहेगी। आगे बढ़ने से पहले जो कुछ अतीत में हमारी सही प्रेडिक्शंस हुई हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके द्वारा ये कोई कहने का मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस हो गई या कुछ बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर दिया सही प्रेडिक्शंस करके, पर बस ये है कि लोगों का ज्योतिष पर एक विश्वास बढ़े कि हाँ, अगर हम बोलते हैं कि संभावितः ये हो सकता है तो चीज़ें घटती हैं। यानी कि ज्योतिषीय जो तत्व हैं उनका हर चीज़ पर, व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव रहता है, और मंडेन लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी लोगों के जीवन पर प्रभाव एक रहता है। तो 6 जून 2025 को एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने मंगल केतु के कंजंक्शन पर और बाकी भी कुछ ग्रहों के प्रभाव पर मैदिनी ज्योतिष मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर एक वीडियो बनाया था। उसमें से कुछ प्रेडिक्शन जो एकदम सत्य हुई हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि पूरे दुनिया में किसी स्कूल पर, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अटैक हो सकता है, और ऑस्ट्रिया में जून के ही महीने में एक बड़ा अटैक एक स्कूल पर हुआ था। अब ये ऐसा तो नहीं होता कि स्कूल पर बार बार कोई अटैक होता है, कई सालों में जाकर हम सुनते हैं कि स्कूल में अटैक हुआ। तो उसका कारण क्या है वो वीडियो में मैंने दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे कहीं पे एक टाइम स्टैम्प डलवा दूंगा, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगली प्रेडिक्शन जो मैंने कही थी, जो सत्य हुई, मैंने कहा था कि ईरान इजराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो बहुत बड़ा हो सकता है और वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, वॉर हो सकती है। और वही हमने देखा कि कितनी एक भयावह सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, जो लग रहा था कि आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है और वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है। पर ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन थी वॉर वाली वो उत्पन्न वहाँ पे हुई। वो भी मैंने मंगल केतु के कंजंक्शन और बाकी कुछ ग्रहों के प्रभाव से कहा था, वो भी आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो प्रेडिक्शन मेरा सही हुआ, मैंने कहा था कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेम आइदर इन पावर, यानी कि फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी या ओपोजिशन से भी, लेकिन कोई पॉलिटिकल बड़ा नेम, उसका या तो असैसिनेशन या फिर उनकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आपको याद हो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें विजय रूपाणी जी जो पूर्व सीएम थे गुजरात के, उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं एक सत्यता के कसौटी पर उतरी। इसके साथ मैंने कहा था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, वहीकुलर एक्सीडेंट्स होंगे। तो प्लेन क्रैश से लेकर कई बार जो ट्रेन्स हैं वो भी 2 से 3 बार इस पूरे कालखंड में डिरेल हुई थी, यानी कि वो सिचुएशंस भी उत्पन्न हुई थी। मैंने वॉल्केनिक इरप्शन की बात करी थी कि वॉल्केनिक इरप्शन होगा
और वो भी अगर आप लोग देखेंगे कि इसी कालखंड में एक वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था। मैं डलवा दूंगा कि कहाँ पे हुआ था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसी टाइम के बाद जैसे मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद एक वॉल्केनिक इरप्शन भी बड़ा हमें देखने को मिला था। मैंने फ्लड्स की बात करी थी, स्पेसिफिकली मैंने कहा था इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, हिमाचल आदि, वहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं, और लैंडस्लाइड्स की भी मैंने बात करी थी। और अगर आपको याद हो तो जून में भी और जुलाई में भी फ्लड की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी हिमाचल में, लेटर जून में फिर जुलाई में भी। और अभी भी देखें तो कई हिमाचल के जगहें हैं वो उबर रही है उन चीज़ों से। आने वाली सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, मैंने अभी आंकलन किया था, मैं बताऊंगा उस पर। तो वो सिचुएशन फिर से उत्पन्न होने के चांसेस है, पर एटलीस्ट हम उसकी अतीत की बात करें तो मैंने जो फ्लड लाइक सिचुएशन की बात करी थी, तो फ्लड वहाँ पे आया और कई लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिली। और मैंने अर्थक्वेक की भी बात करी थी। अर्थक्वेक मैंने कहा था एक बड़ा आ सकता है, अभी भी संभावना उसकी है। और मैंने कहा था बहुत सारे अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत छोटे छोटे, पर फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हरियाणा के कई क्षेत्रों में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स जुलाई के महीने में देखने को मिले थे। तो ये कुछ मैदानी ज्योतिष की प्रेडिक्शंस थी जो मेरी सही हुई। मैंने जैसे कहा कि ऐसा नहीं कि इससे कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मैंने सही प्रेडिक्शन कर दी, पर लोगों का एक विश्वास कि हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योतिष नहीं बताते कि ये कब हुआ, कब बताते हैं हम लोग, पर लोग राशिफल वाले वीडियोस ज़्यादा देते हैं। मेरा राशिफल का वीडियो है, उस पर लोग वही चीज़ ज़्यादा देखने को प्रेफर करते हैं। तो लेकिन जिनका ज्योतिष से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो अवश्य इस प्रकार की वीडियोज़ भी देखेंगे। तो यही एक औचित्य रहता है इस प्रकार की मैदानी ज्योतिष पर वीडियो बनाने का। अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की, जल प्रलय। क्यों मैं जल प्रलय कह रहा हूँ? क्योंकि जब ज्योतिष में कई चीज़ों के आधार होते हैं, जैसे जल से प्रलय आएगा या जल से नुकसान होगा, जल के कारण बड़ा डिजास्टर होगा, भूमि के कारण, उसमें कई नक्षत्रों का भी काम होता है और कई राशियों का भी काम होता है। तो इस समय अगर हम देखें जल तत्व की राशियाँ क्या होती हैं, जल तत्व की राशियाँ होती हैं 4, 8 और 12। इनको जल तत्व की राशि कहा जाता है। तो इन जल तत्वों की राशि में दो जो राशियां हैं 3 में से, उसमें वक्री ग्रह हैं, और वक्री ग्रह सिचुएशंस को बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। और एक वक्री ग्रह का प्रभाव लग्न पर भी है। बड़े डिजास्टर्स या डिजास्टर्स जिससे सीधा सीधा लोगों का संबंध बन जाता है, अर्थक्वेक्स हों, बड़े नेचुरल डिजास्टर्स हों, उसके लिए चौथा भाव और उसके स्वामी देखे जाते हैं। तो चौथे भाव के स्वामी वो खुद जल तत्व की राशि में है और वो वक्री ग्रह के साथ हैं। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन, चौथे भाव में मंगल केतु, खैर मंगल तो 28 को निकल जाएंगे तो ये, लेकिन और केतु वहाँ पे रहेंगे लंबे टाइम तक। ऑलरेडी अच्छी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन अभी हम जल प्रलय की बात कर रहे हैं। तो जो सारी सिचुएशंस हैं कि जल तत्व की राशि में 2 वक्री ग्रह, लग्न पर वक्री ग्रह। अब लग्न मैंने वृषभ को माना है, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरी, मैं कई बार बताता हूँ कि भारत का जो लग्न है वो वृषभ है। आज़ादी का जो टाइम है उसको ही मानकर जब कुंडली बनाई जाती है तो वृषभ लग्न की कुंडली ही बनती है भारत की। तो जैसा मैंने कहा कि इतने सारे तत्व, वक्री ग्रहों का जल तत्व में रहना, चौथे घर के स्वामी जो बड़े स्तर पर डिजास्टर्स दिखाता है, उनका बुध के साथ होना, वक्री बुध के साथ होना, ये सब दिखाता है कि नेचुरल डिजास्टर, स्पेशली जल प्रलय। जल प्रलय अब किस प्रकार से, फ्लडिंग्स, कि फ्लड हो गया, आप किसी ज़्यादा बारिश हुई तो एक तो होता है कि नेचुरली ही फ्लड्स आ गए, दूसरा जल प्रलय, यहाँ पे वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो कभी कभी होता है कि डैम्स जो होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो उनको भी कभी कभी अपने फ्लड गेट्स ओपन करने पड़ते हैं, तो उस कारण से भी। लेकिन जल प्रलय की सिचुएशन बहुत जगहों पर बनेगी और जिसके कारण बहुत लैंडस्लाइड्स और बाकी जो प्रभाव होता है जल प्रलय का, फ्लड्स का, सब देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है, मैंने कूर्म चक्र लगाया है इस पर, और भी 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि पिन पॉइंट करना अभी भी मैदानी ज्योतिष में बहुत लोग नहीं कर पाते, या कोई भी नहीं कर पाए। कभी कभी हो जाता है कि हमसे भी बैठ जाता है, सही है, लेकिन अभी भी एक एक्यूरेसी उसमें कम है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एस्टिमेट है, पुनः नॉर्दर्न साइड में इंडिया के, मैंने हिमाचल बोला था, हिमाचल इस बार ऐसा प्रतीत होता है जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे भी उत्तराखंड,
हिमाचल और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, बिहार आदि और यूपी के कुछ पार्ट्स वहाँ पर, और मेरे हिसाब से वेस्टर्न पार्ट्स में भी महाराष्ट्र आदि जो जगहें हैं, यहाँ पर फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या जल प्रलय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कब तक ये रहेगा? मेरे हिसाब से जुलाई के अंतिम भाग से 21 जुलाई से, जैसे मैंने वीडियो बनाई है, तो 21 जुलाई से अगस्त के मध्य तक यहाँ तक संभावना जल प्रलय की सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इसके बाद चांसेस थोड़े कम होंगे जब सूर्य का गोचर भी हो जाएगा। 11 अगस्त को बुध भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे, पर इस कालखंड में मान के चलिए कि 21 जुलाई से 16 या 17 अगस्त, आई थिंक 16 या 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा। वहाँ तक जल प्रलय यानी कि फ्लड लाइक सिचुएशंस इंडिया में कई जगह पर, जो मैंने कहा है, देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स, इसकी संभावना कब बनती है आने वाले टाइम में। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स या फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे जुलाई में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भले छोटे छोटे लेकिन देखने को मिले। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बन रही है, कौन से योग बन रहे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है या जो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कई, कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 प्रकार की सिचुएशंस होती है जो अर्थक्वेक्स में कन्वर्ट हो सकती है। मैं कई पहले बता चुका हूँ, चौथा भाव बहुत प्रभावित है, लग्न पर बहुत प्रभाव है, अमावस्या पूर्णिमा, ये 2 तिथियाँ होती हैं जिसके आसपास अधिकतम भूकंप आता है। कभी देख लीजिए अधिकतम भूकंप अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ही आते हैं, 2-3 दिन इधर 2-3 दिन उधर। तो ग्रहण पे भी आते हैं, लेकिन अभी इस महीने में अगस्त जहाँ तक कि हम बात करें, ग्रहण तो कोई नहीं लग रहा, आई थिंक सितंबर में शायद ग्रहण है, तब उसकी बात तब बाद में करेंगे। तो अभी कौन कौन से सिचुएशन है जो, या कौन कौन से योग हैं जो भूकंप में कन्वर्ट कर सकते हैं स्थिति को। पहला, संहिताओं में एक सूत्र है, स्पेशली जितना मुझे याद है बृहद संहिता में एक सूत्र है कि सूर्य के अगर आसपास बहुत सारे ग्रह होते हैं तो अर्थक्वेक आने की संभावना बन जाती है। अब सूर्य आपके चौथे घर में, तीसरे घर में है भारत की कुंडली से अगर देखें, शुक्र भी 26 जुलाई को यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखें तो सूर्य के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये एक सिचुएशन बन रही है कि अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा, चौथा भाव जैसे मैंने कहा प्राकृतिक आपदाओं, बड़े स्तर पर लैंड से संबंधित होता है। तो जब भी अर्थक्वेक की बात आती है लैंड यानी कि ज़मीन तो आ ही जाता है प्लेस में। यहाँ पे ऑलरेडी केतु हैं, मंगल केतु भी 28 तारीख तक रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चौथे घर के जो स्वामी हैं सूर्य, वही वक्री बुध के साथ होंगे। तो ये वक्री जब ग्रह आता है तो वो कभी कभी सडन अर्थक्वेक्स, बड़े अर्थक्वेक्स लेकर आता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का जो अगला गोचर है वो भी चौथे घर में ही केतु के साथ होगा, ग्रहण दोष युक्त। तो सूर्य जो चौथे घर के स्वामी हैं और चौथा भाव, दोनों के ही जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं है। ज्योतिष का अर्थक्वेक को लेकर एक बहुत अच्छा सूत्र है, बड़ा सूत्र है कि जब भी शनि मंगल राहु ये एक दूसरे से या तो 2-12 या 6-8 की एक्सेस में, षडाष्टक योग में होते हैं, 2-12 के एक्सेस में होते हैं, तो अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत बन जाती है। तो मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई को और राहु से षडाष्टक योग में आ जाएंगे। और शनि राहु तो ऑलरेडी 2-12 के एक्सेस में चल रहे हैं। तो ये जो मंगल का जो गोचर हो रहा है ना यहाँ से, यानी कि 28 जुलाई से सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे बड़े अर्थक्वेक के। अब बात करते हैं कि कहाँ पे, या सॉरी कब अर्थक्वेक आने के चांसेस। अभी हम इंडिया की ही बात करें, वर्ल्ड वाइड पे भी जाएंगे एंड में। मेरे हिसाब से 24 जुलाई के आसपास, अब ये आसपास मतलब कि 2-3 दिन इधर 2-3 दिन उधर मान के चलिए, जब मार्स और केतु बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में होंगे डिग्री वाइज, तो वहाँ पे चांसेस है। और अमावस्या भी उसके आसपास ही लगेगी जब चंद्रमा आपके कर्क में आ जाएंगे, उस टाइम के आसपास ही चंद्रमा कर्क में होंगे। और चंद्रमा बुध भी जब आसपास होते हैं या केंद्र में होते हैं तो अर्थक्वेक की सिचुएशन बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी चांसेस दिख रहे हैं वो है 24, पहला है 24 जुलाई, उसके कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर।
इसके बाद जो अगला योग बनता है वो है 7 अगस्त का। 7 अगस्त को जब पूर्णिमा होगी, चंद्रमा यहाँ पे होंगे मकर में, तब एक चांस बनता है कि आपका अर्थक्वेक आ सकता है। और इसके बाद एक बड़े भूकंप की जो संभावना है वो 17 अगस्त के 4-5 दिन इधर 4-5 दिन उधर की दिख रही है। बड़े अर्थक्वेक की संभावना जब सूर्य का गोचर होगा। सूर्य क्योंकि चौथे घर में ही आकर बैठ जाएंगे और ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे केतु के साथ। और मैं हमेशा बताता हूँ कि चौथा भाव अर्थक्वेक्स, बड़े जो जहाँ पे लोगों को जो चीज़ अफेक्ट करती है बड़े स्तर पर, वो चौथा भाव है। तो मेरे हिसाब से 17 अगस्त के 5 दिन इधर 5 दिन उधर बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि एक बड़ा अर्थक्वेक इंडिया में आ सकता है। अब बात करते हैं कहाँ पे। पहला नॉर्दर्न पार्ट, ये भी कूर्म चक्र से मैंने देखा, नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे, और वेस्टर्न पार्ट गुजरात, महाराष्ट्र स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है। और स्लाइट चांसेस कि आपका जो साउथ इंडिया है उसमें भी कहीं पे छोटे मोटे भूकंप, वहाँ पे बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन बड़े भूकंप जो दिख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे संभावना ईश्वर करे बिल्कुल ना हो, लेकिन मैदानी ज्योतिष से जितना हमें पता चलता है उतना प्रयास करते हैं हम जानने का। अब बात करते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस कालखंड में 21 जुलाई से 30 अगस्त। देखिए, इस कालखंड में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का एक सेशन, मॉनसून सत्र लग रहा है। अब जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो 10वां भाव इज पीपल इन पावर और चौथा भाव इज ऑपोजिशन, ये मान के चलिएगा। अब अगर हम देखें तो 10वें घर के स्वामी वक्री, शनि वक्री हैं और उनका एक प्रभाव लग्न पर है, और चौथे घर के स्वामी सूर्य वक्री बुध के साथ हैं। तो इस पार्लियामेंट सेशन में काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे कि डिस्कशंस बहुत आराम से हो नहीं पाएंगी। ऑपोजिशन बिल्कुल प्रयास करेगा कि कोई बिल पास ना हो पाए, डिस्कशंस नहीं हो पाए, कम्युनिकेशन गैप बहुत रहेगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगा। और क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, चौथे घर पर भी जो ऑपोजिशन दिखाता है, 10वें घर के स्वामी शनि वक्री हैं, तो ये दिखाता है कि तालमेल नहीं बैठ पाएगा दोनों के बीच में, और इसके कारण जो वर्क है, पार्लियामेंट्री वर्क है, वो बहुत अफेक्ट करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, वक्री ग्रह क्या ना हिडन इंटेंशन दिखाता है, हिडन वर्क दिखाता है। तो 10वां भाव क्या है आपका, पीपल इन पावर, यानी कि जो सरकार है वो वक्री अवस्था में है, उसके स्वामी यानी कि शनि। 10वें घर में राहु है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी हिडन एजेंडा दिखाते हैं, हिडन मोटिव्स दिखाते हैं। बुध वक्री है, यानी कि कम्युनिकेशन भी हिडन, मिसकम्युनिकेशन भी आता ही है, लेकिन जिन लोगों के वक्री बुध होते हैं वो अपनी बातों को बहुत छुपा लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे हम सरकार की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नॉर्मल बिल्स आने हैं सत्र में वो तो आएंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सरकार कोई बहुत बड़ा बिल, जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले से नहीं बता के रखा होगा, वो यहाँ पे अचानक से इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसा थोड़ा बहुत अगर हमें याद रहे तो 2019 में शायद हुआ था, हाँ 2019 में जब जो कश्मीर आदि से संबंधित कुछ बिल्स पास करवाए थे गवर्नमेंट ने, उसका भी किसी को भनक तक नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उतने ही, क्योंकि वो तो बहुत एक बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई अचानक से गवर्नमेंट बिना किसी को बताए या बिना किसी के एंटिसिपेशन के कोई बहुत बड़ा बिल लाने का प्रयास कर सकती है। तो ये मुझे पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स की बात करें तो आई थिंक 11-12 अगस्त तक तो आई थिंक पार्लियामेंट चलने वाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो प्रभाव है पॉलिटिक्स का वो यहीं पार्लियामेंट के थ्रू ही आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर काम बहुत स्थगित रहेगा, लेकिन सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा बिल बिना बताए अचानक से पेश किया जा सकता है। सरकार यूजुअली पहले बता देती है कि इन बिल्स पे डिस्कशन होगी, लेकिन उनके पास अपनी एक पावर भी होती है कि वो कोई नया बिल बिना किसी को बताए भी कुछ सेक्शंस होते हैं उसको वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि सरकार कोई ऐसा बड़ा बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है जो पहले भनक तक नहीं किसी को लगने देंगे। इसके साथ ही फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर बहुत
इस सत्र में काम हो पर बहुत इस सत्र में काम होगा। क्यों? फाइनेंस के लिए शुक्र गुरु दूसरा 11वां भाव प्रमुखतः देखते हैं मंडेन ज्योतिष में। तो शनि 11वें घर में है वक्री अवस्था में, तो गवर्नमेंट कई फाइनेंशियल सिचुएशंस या प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है, वो इनकम टैक्स हो, बिजनेस की बात करें तो जीएसटी हो, उसमें कुछ बदलाव, प्रावधान, प्रोविजंस नए लाने की कोशिश कर सकती है। और शुक्र का गोचर भी होगा 26 तारीख को, मंगल का गोचर होगा 28 तारीख को। तो मंगल क्योंकि आपके लाभ स्थान को देखेंगे और शनि वहाँ पे वक्र अवस्था में है, और मंगल एक प्रकार से 12वें घर के स्वामी हैं, चेंजेस आदि दिखाते हैं, और दूसरे घर में गुरु शुक्र, यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर इस पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी नई चीज़ें आ सकती हैं। और क्योंकि वक्री ग्रह हैं, वो बुध भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, तो वक्री ग्रह यूज हो सकता है गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो कि भाई मे बी इस बदलाव से लोगों को कुछ फ़ायदा हो, या मे बी लोग किसी एक चीज़ से फाइनेंस या कुछ चीज़ों से फाइनेंशियली बहुत तंग हो रहे हो या प्रभावित हो रहे हो, तो गवर्नमेंट कुछ बहुत अच्छे फाइनेंशियल निर्णय इस कालखंड में ला सकती हैं। इसके चांसेस स्पेशली टैक्स आदि से संबंधित, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, यानी कि हो सकता है बिजनेस से संबंधित जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, जीएसटी ही जिसको हम मानेंगे, उससे संबंधित में भी गवर्नमेंट इस टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ प्रोविजंस लाने की कोशिश कर सकती है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट रहेगा 21 जुलाई से 30 अगस्त के कालखंड में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली होती है, जब हम विश्वव्यापी बात करते हैं तो मेष लग्न की कुंडली का आधार मानते हैं। सबसे पहले मंगल शनि का समसप्तक योग। मंगल 28 जुलाई को राशि बदल के आपके कन्या में आ जाएंगे और शनि से उनका समसप्तक योग बन जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे। जब ग्रह आमने सामने होते हैं तो उसको समसप्तक योग कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि शनि वक्री हैं और मंगल, जब हम बात कर रहे हैं कि विश्वव्यापी स्तर पे, तो मंगल शनि का जब आमना सामना होता है तो एग्रेशन बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मंगल केतु पे मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि लेकिन मंगल केतु क्या है ना, वो मैसिव डिस्ट्रक्शंस दिखाते हैं, वॉर्स हो गई, बड़े स्तर पर कुछ जैसे घटनाएं होती हैं वो हो गई। मंगल शनि एग्रेशन है। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर, विश्वव्यापी स्तर पर किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का या तो अटेम्प्ट हो सकता है उसको असैसिनेट करने का, या असैसिनेट हो भी सकते हैं। तो पहला ये मंगल शनि का जो समसप्तक प्रभाव है, ये दिखा रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति जो पॉलिटिकल स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, या इवन मिलिट्री, कई जगह पे जहाँ पे मिलिट्री रूल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मिलिट्री के जो हेड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या लेट्स नॉर्मलाइज या सिंपल सरल भाषा में कहें तो जो पीपल इन पावर, जिनके पास अथॉरिटी होती है और अभी भी वो किसी बड़े पद पर हैं, उनका यहाँ पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट, और कुछ लोग हो सकता है कि किसी का असैसिनेशन हो भी जाए। ये संभावना जुलाई के अंत से अगस्त के अंत, बल्कि कहिए तो सितंबर के मध्य तक बनी रहेगी। अगला पॉइंट, दोबारा छोटे मोटे डिस्प्यूट्स। मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉर लाइक सिचुएशन जैसी इजराइल ईरान में हुई थी, जब मैंने कहा था कि वॉर हो सकती है, यहाँ पे मुझे लगता है कि छुटपुट दोबारा से ऐसे चांसेस बन सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो 1-2 दिन चल सकते हैं कुछ कंट्रीज़ के बीच में। पर हाँ, एग्रेशन होगी कुछ कंट्रीज़ के बीच में, दोबारा एग्रेशन, रिटेलिएशन हो सकता है। ये भी मंगल शनि के समसप्तक के कारण है। अगला पॉइंट, मैंने जब भारत की प्रेडिक्शन करी थी, मैंने जल प्रलय की बात करी थी। जब विश्वव्यापी स्तर पर देखें तो चौथा भाव, जैसा मैंने कहा, बड़े स्तर पर चीज़ें दिखाता है जो लोगों को प्रभावित करती है। और जो जल तत्व की राशियां हैं, यानी कि 4, 8 और 12, इसमें से चौथे और 12वीं राशि में जो जल तत्व की राशियां हैं, 2 वक्री ग्रह हैं, और जो बड़े स्तर, जब हम दुनिया की बात करें, जो लग्नेश हैं वो भी वक्री शनि से दृष्ट हैं, जो एक जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं। ये दिखाता है कि दुनिया भर में बड़े स्तर पर जल प्रलय आ सकते हैं। आप देखेंगे हैवी फ्लडिंग पूरी दुनिया में कई जगह पर रिपोर्ट होगी,
जुलाई के एंड से और अगस्त के पार्ट से। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं कि सुनामी जैसी सिचुएशन भी कहीं पर उत्पन्न हो सकती है, छोटी सी सुनामी हो या सुनामी जैसा सिचुएशन। अब कभी कभी होता है बहुत बड़े स्तर पर, जैसे हम सबको याद है कि एक बार इंडिया में आई थी 2004 के आसपास, 4 या 5 के आसपास, वो बहुत बड़ा था। तो फिर लेकिन कोई छोटी मोटी ऐसी सिचुएशन एक बार जापान में 2011 में आई थिंक आई थी, ये बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है वैसी ही कोई सिचुएशन उतनी बड़े स्तर पर शायद नहीं, लेकिन एक सुनामी जैसी सिचुएशन कुछ जगहों पर आ सकती है। अर्थक्वेक के चांसेस यहाँ पे कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसका कारण जैसा मैंने भारत के टाइम पे बताया था कि सूर्य बहुत सारे ग्रहों से घिरे होंगे। शुक्र का गोचर 26 तारीख को हो जाएगा। तो सूर्य जब बहुत सारे ग्रहों से घिरे होते हैं, आप देखिए सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं, एक दो घर इधर दो घर इधर देखें तो बहुत सारे ग्रह हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बड़े स्तर पर पूरे दुनिया में अर्थक्वेक्स आएंगे। कहाँ पे आ सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे मैंने हर बार कहा है कि अर्थक्वेक पिन पॉइंट करना अभी भी मैदानी ज्योतिष में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितना मेरा आंकलन है, रशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका, रशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका, इन ये जो ज्योग्राफिकल पोजीशंस हैं या लोकेशंस हैं, इन जगहों पर बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल विश्व के लग्न को देख रहे हैं, जो भली उनकी राशि है, लेकिन मंगल वक्री शनि के प्रभाव में है। ये बड़े एक्सीडेंट्स दिखाएगा। बड़े वहीकुलर एक्सीडेंट्स हो सकता है कि क्योंकि जल तत्व की राशियों में 2 वक्री ग्रह हैं, जो पानी के जहाज़ होते हैं, उनका भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती है। और पुनः जो हवाई जहाज़ होते हैं, उनके भी यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं। ये जुलाई से अगस्त तक चलेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वहीकुलर एक्सीडेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज कई जगहों पे हो सकते हैं। अब मैदानी ज्योतिष में कोई व्यक्ति इतना ही बता रहा है और वही आई थिंक मैदानी ज्योतिष का औचित्य है, वरना आप देखिए कौन ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता है। अब हमने बताया, कई लोगों ने और भी शायद बताया होगा, तो वो चीज़ें सत्य हुई हैं। तो यानी कि ज्योतिष का प्रभाव अवश्य आता है चीज़ों पर। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि बड़े वहीकुलर एक्सीडेंट्स, विमानीय दुर्घटना, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई पानी के जो जहाज होते हैं जो बड़े स्तर पर जाते हैं, उनके भी डूबने की संभावना या कोई ऐसी एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। एक जो अच्छी चीज़ जो थोड़ा मुझे दिख रही है, वक्री शनि 12वें घर में है और मंगल उनको देखेंगे। मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में हमें कोई नई वैक्सीन मिल जाए। हो सकता है किसी ऐसे डिजीज़ को लेकर जो बहुत क्योर करना मुश्किल हो सकता है। पर्टिकुलर बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि कौन से डिजीज़, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो भी हैं, ऑब्वियसली वो बहुत मेहनत करते हैं और रिसर्च हमें लगता है कि नहीं चल रहा, लेकिन 24 घंटे रिसर्च चलती रहती है। कुछ ना कुछ वो डेवलप करते रहते हैं। ऑब्वियसली वायरस आदि से लड़ना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वायरस अपनी प्रकृति बहुत जल्दी बदल लेते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो अब तक HIV जो इतने सालों से, अब तक कोई उसका बहुत क्योर अब तक नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बड़े स्तर पर ऐसी कोई संभावना बनती है कि या तो उस जगह, उस डायरेक्शन में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे कि हम कोई वैक्सीन क्रिएट कर दें जो किसी बड़े डिजीज़ में आगे चलकर काम आ सकती है। ये वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी स्तर पर हो सकता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति हमें प्रभावित करेगी। मैंने पहले इंडिया की बात करी, फिर वर्ल्ड की बात करी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।